हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो बाल विकास। ठीक है, इसके अंतर्गत दोस्तों मैं कुछ वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का दोस्तों जो मेरा पॉइंट रहेगा, जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा अधिगम। ठीक है, जिसके मीन्स होता है लर्निंग, मतलब सीखना। ठीक है, ये दोस्तों बहुत ही बड़ा चैप्टर है। इसको हम लोग कई वीडियो में, कई पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज जो मेरा मुख्य बिंदु रहेगा वह अधिगम का अर्थ और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अधिगम की परिभाषा देख लेते हैं। मनुष्य में सीखने का क्रम जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। ठीक है, एक मनुष्य का जो सीखने का क्रम है, जब वो जन्म लेता है और जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए तब तो वो कुछ न कुछ सीखता रहता है। कुछ सीखने के बाद मनुष्य अनुभवों के आधार पर कार्य रूप देने का प्रयास करता है। ठीक है, मतलब कुछ सीखने के बाद जो मनुष्य है वो अपने अनुभवों के आधार पर कुछ कार्य रूप वो देना प्रदान करता है या प्रयास करता है, जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। ठीक है, अगर व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर कार्य रूप देने का प्रयास करता है, जिससे उसके व्यवहार में क्या आता है, थोड़ा सा चेंजिंग आता है, मतलब परिवर्तन आता है व्यवहार में होने वाले, इसी परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीखना, मतलब लर्निंग। ठीक है, या हम अधिगम के नाम से इसको जानते हैं। तो दोस्तों ये आपका अधिगम की परिभाषा हो गई। इसमें क्या करता है, एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ क्या करता है, सीखता रहता है, और सीखने के बाद वो कुछ अपने अनुभवों से कुछ कार्य करने का प्रयास करता है, जिससे उसके व्यवहार में क्या होता है, थोड़ा सा परिवर्तन होता है। उसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, सीखना। ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा अधिगम का है। आप चलिए और देख लेते हैं। वास्तव में सीखने की प्रक्रिया व्यक्ति की शक्ति और रुचि के कारण विकसित होती है। ठीक है, जो किसी भी व्यक्ति में जो सीखने की प्रक्रिया कैसे उसके अंदर उत्पन्न होती है, उस व्यक्ति के रुचि के कारण। ठीक है, या उसके अंदर जो आत्मशक्ति उसके कारण। बच्चों में स्वयं अनुभूति द्वारा भी सीखने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, और जो बच्चे होते हैं इसमें स्वयं की अनुभूति करके सीखने की जो प्रक्रिया उसके अंदर होती है। जैसे बालक किसी जलती वस्तु को छूने का प्रयास करता है। ठीक है, जब छोटा सा बालक होता है उसको ये आभास नहीं होता है, लेकिन कोई जो जलती हुई, जैसे मान लीजिए दीपक है, उसको छूने का वो प्रयत्न करता है, और छूने के बाद यह उसको क्या होता है, अनुभूति होता है कि ये इसे छूने से दोस्तों जलता है। तो उसको वहाँ पे क्या करता है, वो लर्निंग, मतलब वहाँ पे वो सीख रहा है, और इससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है या निकलता है कि जलती हुई वस्तु को छूना नहीं चाहिए। उस बालक को ये चीज़ ज्ञात हो जाता है। अब दोस्तों और देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या है, अधिगम की यह प्रक्रिया सदैव एक समान नहीं रहती है। ठीक है, जो ये अधिगम है इसकी यह प्रक्रिया सदैव एक समान नहीं रहती है। इसमें प्रेरणा के द्वारा वृद्धि एवं ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करता है, प्रेरणा के द्वारा वृद्धि एवं प्रभावित करने वाले कारकों से इसकी गति धीमी पड़ जाती है। ठीक है, मतलब कि जो अधिगम की गति है यह वृद्धि, ठीक है, एवं प्रभावित करने वाले जो कारक हैं इससे क्या होती है, धीमी पड़ जाती है। चलिए दोस्तों इसमें देख लेते हैं। वुडवर्थ के अनुसार एक परिभाषा है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है, क्रो एंड क्रो के अनुसार। ठीक है, क्रो एंड क्रो क्या बोलते हैं, सीखना क्या है, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। स्किनर के अनुसार क्या है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। स्किनर महोदय बोलते हैं कि सीखना क्या है, व्यवहार में एक उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें क्या है, उपयुक्त अर्थ की या परिभाषा जो है उसके आधार पर सीखने को हम निम्नलिखित विशेषताएं उसका जो स्पष्ट है। चलिए देख लेते हैं। जो पॉइंट में सीखना क्या है, सार्वभौमिक है। ठीक है, मतलब कि आप किसी भी जगह ये सीखना, मतलब ये लर्निंग काम आप कर सकते हैं। आपका सेकेंड क्या है, सीखना अनुभवों की नवीन व्यवस्था। ठीक है, मतलब अनुभव के द्वारा आप सीख सकते हैं, यह भी एक अलग तरीका है सीखने का। ठीक है, अब आपका थर्ड है, सीखना वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है।
ठीक है, जो जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं या जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, उससे भी आप सीख सकते हैं। इसलिए दोस्तों इसको कहा गया यह एक उपज है। अब नेक्स्ट है सीखना क्या है, समायोजन है। और नेक्स्ट है सीखना जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया, ठीक है। जो लर्निंग काम क्या है, वो आपको जीवन भर सतत एक रूप से ये चलने वाली प्रक्रिया, कभी थोड़ा कभी कम, लेकिन ये जीवन भर चलता रहता है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को सीखता है तो उसके अंतर्गत उसमें व्यवहार में कुछ न कुछ परिवर्तन आता है दोस्तों। इसीलिए कहा गया है कि सीखना व्यवहार में क्या एक परिवर्तन है। यह एक अधिगम का अच्छी विशेषताएं हैं। और देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट में अधिगम या शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। जो अधिगम है इसको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कुछ लाइनें उसको हम लोग देख लेते हैं। सीखना शिक्षण द्वारा ही संपन्न होता है, ठीक है। जो सीखना किसके द्वारा संपन्न होता है, वो शिक्षण के द्वारा, चाहे वह शिक्षण प्रक्रिया सीखने वाले द्वारा अपनाई जाए या अध्यापक द्वारा, ठीक है। ठीक है, सीखना क्या होता है, शिक्षण द्वारा ही संपन्न होता है, चाहे वह किसके द्वारा, अध्यापक द्वारा अपनाई जाए या खुद, ठीक है। शिक्षण का उद्देश्य ये क्या है, शिक्षण का एक उद्देश्य होता है, क्या होता है, सीखना मतलब लर्निंग का काम किसका उद्देश्य होता है, वह शिक्षण का काम होता है, ठीक है। इसमें और पॉइंट देख लेते हैं। शिक्षण का अर्थ तभी सार्थक होता है जब कोई इस प्रक्रिया से सीखता है, ठीक है। इसमें बता रहा है कि शिक्षक का अर्थ तभी सार्थक होता है जब कोई इस प्रक्रिया से सीखता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की भी खोज की। जो साइंटिस्ट है, जो मनोवैज्ञानिक हैं, तो दोस्तों जो मनोवैज्ञानिक है साइकोलॉजी, उनके द्वारा कुछ कारक हैं सीखने का, कुछ नियम है, उसको खोज उन्होंने किया है। चलिए उस कारक को हम लोग देखेंगे। पहला आपका है बालक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है। ये सीखने में क्या इसका योगदान, चलिए देख लेते हैं। प्रायः देखा जाता है कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बालक सीखने में रुचि लेता है, ठीक। इसमें दोस्तों बताया जा रहा है कि अगर बालक शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ है, ठीक है, तो उसके जो सीखने की क्षमता है वो अधिक होती है, वो उस सीखने वाली चीज़ों में अधिक इंटरेस्ट रखता है। थकान को प्रभाव कम होने से छात्र जल्दी सीखता है, ठीक है। थकान का जो प्रभाव है वो बच्चों के अंदर कम होगा, कम बच्चे थकान अपने आप को महसूस करेंगे तो वो उस चीज़ को जल्दी सीखते हैं। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे प्रायः पढ़ने लिखने में कमजोर रहते हैं और वो देर से सीखते हैं। जो शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चे कमजोर होते हैं तो क्या करते हैं, वो सीख जो भी चीज़ सिखाते हो आप लोग, वो बहुत धीरे धीरे सीखते हैं या सीख नहीं पाते हैं, या वो क्या करते हैं, देरी से सीखते हैं। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट देखेंगे, परिपक्वता, ठीक है। इसमें क्या दिया कि व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ साथ उसकी परिपक्वता भी बढ़ती है, मतलब कि वो मेच्योर हो जाता है, ठीक है। उसकी आयु जैसे जैसे व्यक्ति की बढ़ती है तो व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी मेच्योरिटी आ जाती है, मतलब परिपक्व हो जाता है वो। शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व होने पर सीखने की गति बढ़ जाती है। अगर बालक शारीरिक और मानसिक रूप से मेच्योर हो जाता है, अगर परिपक्व हो जाता है, उसके अंदर क्या सीखने की जो क्षमता है वो अधिक हो जाती है, उसके अंदर वृद्धि हो जाती है, जिससे सीखने का स्तर भी बढ़ जाता है। जिससे क्या होता है, उस बालक के अंदर जो सीखने का स्तर है वो इम्प्रूव हो जाता है, मतलब थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसके विपरीत यदि आयु एवं परिपक्वता के अनुरूप अधिगम सामग्री नहीं है तो, ठीक है। इसमें बता रहा है कि आयु और परिपक्व के अनुसार अगर अधिगम सामग्री नहीं है तो अधिगम सामग्री ग्रहण करने में उस बच्चे को कठिनाई होगी, ठीक है। अब और इसमें देखेंगे हम लोग तीसरा, जो बता रहा है कि सीखने की इच्छा, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं। सीखना बहुत कुछ व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है। जो आपका अधिगम का कार्य है वो व्यक्ति की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है ज़्यादा से ज़्यादा। जिस बात को सीखने के लिए बच्चे में प्रबल इच्छा होती है, मतलब कि कोई भी चीज़ जानने के लिए अगर बच्चे के अंदर वो प्रबल इच्छा होगी, अगर उस बच्चे के अंदर वो है कि मैं उसको जानना चाहता हूँ, तो वो क्या करता है, उस चीज़ को सीख दे, मतलब बहुत ही जल्द उस चीज़ को वो सीख लेता है, ठीक है। उसकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें कुछ नहीं सिखाया जा सकता है। अगर व्यक्ति की या उस बालक की अगर इच्छा नहीं है तो
तो उसके विपरीत उसको कुछ नहीं सिखाया जाता। आप उसको जो भी सिखाएंगे वो सब व्यर्थ, वो नहीं सीख पाएगा अगर उसकी इच्छा नहीं है तो। आप नेक्स्ट है आपका चौथा प्रेरणा, जिसको आप मोटिवेशन के नाम से जानते हैं। चलिए इसमें हम देख लेते हैं कुछ लाइनें। सीखने के लिए बच्चों को प्रेरित करना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। अधिगम मतलब लर्निंग के लिए बच्चों को क्या करना, आपको अभिप्रेरणा मतलब प्रेरित करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए कि समय समय पर प्रशंसा, प्रोत्साहन तथा प्रतियोगिता के आधार पर सीखना चाहिए, ठीक है। मतलब कि बच्चों को हमेशा क्या करना चाहिए, उसका प्रशंसा करना चाहिए, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, या कोई प्रतियोगिता के आधार पर या प्रतियोगिता रखनी चाहिए, उसी के आधार पर बच्चों को सीखने के लिए उसको इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि वो सुगमता से उस टॉपिक को अच्छे से सीख जाए। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखेंगे विषय शाम का स्वरूप, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या दिया गया है, उसको कुछ लाने हैं, पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। प्रत्येक स्तर के छात्रों के लिए उनकी बुद्धि, रुचि एवं अभिक्षमता के अनुसार पाठ वस्तु सरल, रोचक एवं अर्थपूर्ण होने पर छात्र उन्हें रुचिपूर्ण एवं शीघ्रता से सीखता है, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि प्रत्येक स्तर पर, जिस स्तर का छात्र हो, कक्षा 2 का छात्र हो, 5 का हो या 8 को, उसकी बुद्धि, ठीक है, और उस बच्चे की रुचि या उसकी अभिक्षमता के अनुसार ही उसका जो पाठ्यक्रम है, जो उसका सिलेबस है, उसी के अनुसार दोस्तों बनाया जाता है, जिससे कि उसको वो क्या है, जिस उसका वो सिलेबस वो सरल लगे, उसको रोचक, उसमें कुछ रोचक कहानियाँ हो या रोचक चीज़ें हो, और उसमें अर्थपूर्ण एक अच्छा अर्थ हो, एक अच्छा कहानी की तरह उसमें पेश किया गया हो, जिससे छात्र उन्हें क्या क्या कर इंटरेस्ट मतलब वो रुचिपूर्ण से उस चीज़ को शीघ्रता से सीखते हैं, ठीक है। कठिन, नीरस तथा अर्थहीन विषय सामग्री बच्चे शीघ्रता से नहीं सीख पाते हैं। तो दोस्तों इसमें साफ साफ स्पष्ट रूप से बोल रहा है कि जो कठिन हो, जो नीरस हो, जो बच्चे में सीखने में कठिनाई उत्पन्न करती हो, या अर्थहीन से कोई अर्थ ही नहीं हो, ऐसे चीज़ों को सीखने में बालक को बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ता है, और बालक जल्दी उस चीज़ों को शीघ्र नहीं सीख पाता। इसीलिए दोस्तों बालक के उम्र के अनुसार से, उसके कक्षा के अनुसार से सिलेबस बनाया जाता है, उसकी बुद्धि के अनुसार। आप दोस्तों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वातावरण, ठीक है, एनवायरमेंट। इसमें दोस्तों कुछ लाने हैं, सबसे पहले हम दोनों देख लेते हैं। भौतिक एवं सामाजिक वातावरण दोनों ही शिक्षक सॉरी दोस्तों भौतिक एवं सामाजिक वातावरण दोनों ही शिक्षा और अधिगम को प्रभावित करते हैं, ठीक है। जो आपका भौतिक है और सामाजिक वातावरण, यह दोनों ही क्या करता है, जो अधिगम है, शिक्षा और अधिगम को क्या करता है, वो प्रभावित करता है। शुद्ध वायु, उचित प्रकाश, शांत वातावरण एवं मौसम की अनुकूलता के बीच बच्चे शीघ्र सीखते हैं। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जो आपका इन्वायरमेंट है वो बच्चों की लर्निंग में भी कुछ विघ्न मतलब बाधा डालता है। अगर क्या करता है, अगर शुद्ध वायु हो और उचित मतलब अच्छा प्रकाश हो, मतलब कि दिन अच्छे हो, और उस क्षेत्र का, जिस क्षेत्र में बच्चा रह रहा है, उसका जो इन्वायरमेंट है, जो उसका वातावरण वह शांत हो और मौसम उसके अनुकूल हो, तो बच्चा क्या करता है, वो शीघ्र उस चीज़ों को सीख लेता है। इसके अभाव में शीघ्र थक जाता है, ठीक है। अगर ऐसा उसके साथ ना हो, अच्छा मौसम ना हो, या अच्छा प्रकाश ना हो, अच्छा या वातावरण ना हो, तो इसके अभाव में बालक क्या करता है, थक जाता है तथा अधिगम प्रक्रिया उसकी बाधित हो जाती है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। अब इसी प्रकार यदि परिवार, समाज, समुदाय और विद्यालय आदि सभी स्थानों पर छात्रों को सामाजिक एवं शैक्षिक वातावरण मिलता है तो शिक्षा अधिगम प्रक्रिया प्रभावित होती है, ठीक है। दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि परिवार हो, समाज हो, या समुदाय या विद्यालय हो, आदि जो स्थान है, छात्रों को सामाजिक एवं शैक्षिक वातावरण अगर मिलता है तो क्या करते हैं, जो छात्र है वह शिक्षा अधिगम उसके लिए प्रभावी होता है, अन्यथा उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो उस बच्चे के अंदर क्या होगा, सीखने में बाधा उत्पन्न होगी। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देख लेते हैं शारीरिक एवं मानसिक थकान, ठीक है। इसके अंतर्गत देख लेते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समय शारीरिक का बड़ा महत्व होता है, ठीक है। जब शिक्षा मतलब अधिगम का कार्य चलता है तो उसमें समय सारणी का क्या होता है, बहुत ही महत्व होता है। कठिन विषय थोड़े समय में ही छात्र को थका देता है। जो हार्ड विषय होता है, जो कठिन विषय होता है, छात्र को थोड़े ही समय में क्या होता है, थक जाते हैं छात्र। इसलिए समय सारणी में कठिन विषयों को पहले
एवं सरल विषयों को बाद में स्थान दिया जाता है। ठीक है, समय सारणी में क्या, जो कठिन विषय हैं उसको पहले एवं सरल विषय को क्या करते हैं, बाद में स्थान दिया जाता है। इसलिए दोस्तों देखते हैं कि आपको जो मैथ है, गणित है, वो पहले दिया जाता है, क्योंकि अगर वो बाद वाली कक्षाओं में देगा या इंटरवल के बाद कक्षा में होगा तो आप थक जाएंगे, तो वो चीज़ आप सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, जो अगर आपको इजी जो सब्जेक्ट होते हैं वो बाद में होते हैं, जो कठिन सब्जेक्ट है वो पहले होते हैं। कालांशों के बीच विश्रांति काल मतलब इंटरवल का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसलिए दोस्तों इंटरवल का जो काल होता है जो 30 मिनट या 40 मिनट का होता है, क्योंकि बच्चे इसमें थोड़ा से अपना भोजन भी कर लें और थोड़ा से इधर उधर टहल भी लें, जिससे उनका क्या मानसिक स्तर से वो स्वस्थ हो जाए। इससे थकान को प्रभाव कम हो जाता है, जो उसका थकान है बच्चे के अंदर वो कम हो जाता है, तथा छात्र क्या करते हैं, जल्दी सीख जाते हैं या सीखते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में, और थकान की स्थिति होने पर अधिगम प्रक्रिया बाधित होती है। अगर बच्चे के अंदर थकान है तो वो अधिगम मतलब अधिगम में या वो सीखने में कम उस चीज को सीख पाएगा, सीखने में क्या है उसको बाधित उत्पन्न होगा। आप नेक्स्ट लाइन देखेंगे, इसके अतिरिक्त अधिगम को प्रभावी बनाने वाले अन्य कारक भी है। जो अधिगम को प्रभावी बनाने वाले अन्य कारक भी है, उसको हम जान लेते हैं। बुद्धि, रुचि, अभिक्षमता, जीवन का लक्ष्य, विषय का ज्ञान, ठीक है, और व्यवहार, व्यक्तिगत शिक्षण विधि, बाल केंद्रित शिक्षा, अनुशासन, पाठ्यक्रम का संगठन एवं जीवन से संबंध। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, अधिगम को प्रभावित बनाने वाले कारक होते हैं। अब कुछ और जान लेते हैं। शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के कितना अंग होते हैं, 5 अंग होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, शिक्षार्थी स्टूडेंट, दूसरा टीचर होता है, और तीसरा आपका क्या होता है, पाठ्य पुस्तक जिसको आप कंटेंट बोलते हैं, चौथा आपका क्या होता है, शिक्षण विधि, ठीक है, टीचिंग मेथड, और आपका पांचवा है शिक्षण अधिगम। तो दोस्तों मेरा वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम अधिगम की प्रभावशाली जो विधियां हैं उसके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा मेरे वीडियो को। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, और अपने ग्रुप हुआ या फ्रेंड हुआ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जिससे हर किसी को ये नॉलेज मिल सके। धन्यवाद।